नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूपीएस राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रिजल्ट अपना आ चुका है और जिन 87 लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आईपीएस राजभाषा के प्लेटफॉर्म और की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक अंत तक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और अंत में आपका सिलेक्शन भी हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य था प्री देने का, ठीक है, मेंस लिखने का और इंटरव्यू देने का, वो पूरा हो चुका है। अब आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। एक नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। इसके बाद आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कुछ अन्य रुचियां हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और इसी के साथ आप अपने जीवन की नई नई ऊंचाइयों के रास्ते खोल सकते हैं। अब आपको फाइनेंशियली कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। आप अपने पाँव पे खड़े हैं। जब रिजल्ट आता है तो वो खुशी मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे पूरे परिवार में जो खुशी का माहौल था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वैसे ही आज आपका जब 15 तारीख को जब पीछे रिजल्ट आया था और मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया और मेंटोरिंग देते रहे। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ना मैं इतना ज़्यादा समय निकाल पाता हूँ, लेकिन आपके कॉल वगैरह अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे टाइम में जैसे भी निकल पाता है आपको कुछ चीज़ें बता पाऊँ। तो इसी के साथ जो लोग जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, तो क्रेडिट पूरा आपका है। आप लोगों ने मेहनत की है, ठीक है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। वो आपका प्रेम है कि जो आप मुझे धन्यवाद देते हो, ठीक है। वो सिर्फ आपका प्रेम है। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, अपने नए जीवन में सकारात्मकता के साथ सकारात्मकता के साथ और नई ऊंचाइयां आप हासिल करें। सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार और आपका आने वाला जीवन मंगलमय हो, मैं यही कामना करता हूँ परमपिता परमात्मा से। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि टोटल कितनी पोस्ट थी, किस किस बैंक में कितनी पोस्ट आई है और हमारे लिए कितनी पोस्ट इसमें रही है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर मैं इसमें देखता हूँ। हाँ दोस्तों, स्क्रीन शेयर के द्वारा आपको कुछ आईपीएस की वेबसाइट से कुछ डाउनलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी और कैसे हमने इसकी तैयारी की, कितनी सीटें रही हैं, ठीक है, अंततः कितना हमारा ये सब रहा। एक मिनट, जस्ट मैं बस सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। हम्म लगभग कुछ सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये तो मिनिमम स्कोर वाली लिस्ट है। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि कुल कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, कौन कौन से बैंक में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ही थी, ठीक है, जो कि इन्होंने सबसे ऊपर दिखा रखा है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट 23 पोस्टें बैंक ऑफ बड़ौदा में ही थी। उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो 20 पोस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थी, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में 10 पोस्टें थी और उससे ज़्यादा इंडियन ओवरसीज बैंक में पर अच्छी खासी वैकेंसियाँ थी। 14 वैकेंसियाँ आईओबी ने दी है, ठीक है। एक वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 10 वैकेंसियां थी, ठीक है। तो अब की बार आपके पास बहुत अच्छा मौका था, बहुत ज़्यादा पोस्ट थी और बहुत मैं कहूँगी इतना ज़्यादा हार्ड मेंस भी नहीं आया था, जिस कारण ही थोड़ी ये जो कट ऑफ है ये हाई गई है। और दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं
कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा बैंक अच्छा नहीं है। देखिए, हर एक बैंक का थोड़ा सा वर्किंग कल्चर थोड़ा सा होता है, डिफरेंट होता है, माहौल डिफरेंट होता है, लेकिन लगभग सभी बैंक अच्छे हैं। थोड़े बहुत पक्ष ऊपर नीचे होते हैं। जहाँ तक बात करता हूँ तो पीएनबी के पक्ष थोड़े ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार का फर्क होता है, इतना कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं होता है। थोड़ी अलाउंस किसी बैंक में कम है, किसी में ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस बैंक में मैं कार्यरत हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ एकदम अच्छा माहौल है और मैं खुश हूँ अपने जो कार्यस्थल और कार्य प्रणाली है हमारे बैंक की, उसके साथ। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो इतनी तो हमारी पोस्टें थी, उसमें अगर देखें कि ये कुल 87 पोस्ट में 45 पोस्टें थी वो जनरल की थी, और ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें थी। 21 पोस्टें अगर हम बात करें तो ओबीसी की थी, ठीक है, और एसटी की 4 पोस्टें थी, और एससी की 10 पोस्टें थी, ठीक है। और जो ये कैटेगरी है, ठीक है, दिव्यांगजन की कैटेगरी है, इसमें अब की बार कोई पोस्ट नहीं थी, पिछली बार इसमें पोस्ट थी। तो दोस्तों, ये था टोटल पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि कैसे सब कुछ रहा। और अगर अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आगे आने वाला कितना स्कोर गया है, मैक्सिमम स्कोर कितना गया है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम कई बार एग्जाम दे के आते हैं, प्री दे देते हैं, मेंस दे देते हैं ठीक है, तो हम ग्रुप्स में कट ऑफ की चर्चाएं बहुत करते हैं, बहुत एस्टिमेट लगाते हैं, बहुत तुक्के लगाते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात करना बिल्कुल ही मतलब जरूरी नहीं होता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ हाई क्यों जाती है, इसके भी कई कारण होते हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ अवेयरनेस बढ़ रही है। कुछ एग्जाम का लेवल भी इतना हार्ड नहीं था, ठीक है, लोग मेहनत ज्यादा करने लग गए हैं। देखो, हर किसी को आज जो कंपटीशन का जो जमाना है, इस जमाने में हर किसी को कोई ना कोई जॉब चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब बड़ी बड़ी जो तैयारियां होती है, अलग जो एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, एसएससी के जो एग्जाम दे के आ रहे हैं, और यहाँ तक कि जो बैंक पीओ लेवल की जो तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं फिर एसओ की तरफ अपना रुख अपनाते हैं। तो इसीलिए कई बार कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर होते हैं इस बार। और आईबीपीएस का एक पैटर्न रहा है कि एक साल का एग्जाम थोड़ा सा उनका लेवल हाई होता है, एक साल के एग्जाम का लेवल थोड़ा सा लो होता है। तो पिछली बार जब हमारा 24-25 वाले में हमारा जब सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें एग्जाम का जो लेवल था, अगर कोई ऐसे कोई बंदा सिंपल तैयारी करके जाए और एग्जाम को देख ले, कोई, मैं कहता हूँ कि 10% भी अटेम्प्ट ना कर पाए, इतना हार्ड एग्जाम था। लेकिन उस एग्जाम में क्या था कि जो पीछे वाला एग्जाम था, उस एग्जाम में एक ही चीज महत्वपूर्ण मैंने नोटिस की, तैयारी सभी करके आए थे, वही चीज हमने पढ़ी थी, वही चीज उन्होंने पढ़ी थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। बस वहां था कि पैनिक कौन कर रहा है उस एग्जाम में, घबरा कौन रहा है। जिस उस वक्त जो उस हार्ड एग्जाम को देख के घबरा गया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो अटेम्प्ट कम कर पाया था, या ज्यादा ही कुछ सेफ खेल गया था, ठीक है। जब आपका इतना कुछ अनप्रडिक्टेबल एग्जाम आता है, तो वो केवल आपके लिए नहीं आता, वो सभी के लिए अनप्रडिक्टेबल था। और मेरे जहन में भी यही मतलब बात थी, मेरा पहला मेंस था, घबरा तो मैं भी रहा था, मैं भी कोई बहुत वो नहीं था, प्रखर नहीं था उस वक्त की, मैं हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ डील कर लूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा, नहीं, मेरे भी पसीने छूटे थे। लेकिन बस 30 सेकंड के लिए ये हुआ, मैंने डिसाइड किया कि सबके लिए एग्जाम ऐसा ही है, तुम्हें बस मिनिमम 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मेरा यही टारगेट था मेंस के लिए। तो इन सब चीजों के बाद जब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या था, जो ये मेंस हुआ था, इसमें मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि जिस वक्त हम तैयारी कर रहे थे, फुल फ्लेज तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उस फुल फ्लेज तैयारी के साथ हम 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट किया था हमने एक रियल एग्जाम में बैठकर, ठीक है। लेकिन उसके पश्चात इस एग्जाम में बिना तैयारी के मैं मतलब अटेम्प्ट कर सकता था 45%, ठीक है। उसमें से एक्यूरेसी कैसी मुझे नहीं पता, मैंने बिन अब की बार कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी इंटरव्यू तक गया था, ये सब चीजें की थी। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आप ये लेवल देखिए, आप इस एग्जाम का लेवल समझिए क्या था, ठीक है। कि फुल फ्लेज तैयारी, हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, और हमें
हमारा भी फाइनल क्या हुआ, मेंटेलिटी क्या है कि हमारे पास अटेम्प्ट हो जाए 35 तक, बात खत्म। ठीक है। और इस एग्जाम में क्या था कि उस 30 मिनट में हम 45 क्वेश्चन को मतलब करने की कैपेबिलिटी थी वहां पे। और फिर ट्रांसलेशन भी किया है टाइपिंग के साथ। ठीक है। तो इस बार वाला एग्जाम था, ट्रांसलेशन का जो लेवल था, जो साइज था, जो वर्ड्स का, जो लाइन का था, वो थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा थी अब की बार। और थोड़ा टफर साइड का ट्रांसलेशन था। अगर आप सोच रहे हो कि एक महीने सब कुछ तैयारी करके हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं था। आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी ट्रांसलेशन और टाइपिंग के लिए। मैं यह बात शुरुआत से कह रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रांसलेशन और टाइपिंग के लिए आप तैयारी प्री के साथ कीजिए। ठीक है। मेंस का स्टैटिक कहीं ना कहीं मैनेज हो सकता है, लेकिन टाइपिंग और ट्रांसलेशन एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप 1 महीने 1.5 महीने में नहीं सुधार सकते हो। उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने पहले, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, तो रोज 1 1.5 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है भाई। ठीक है। ये समय की मांग है कि हमें हमारी टाइपिंग सुधारनी पड़ेगी। अब नहीं चलता है, ठीक है, कि हमने कुछ नहीं किया, 4 लाइनें इंग्लिश की कर दी, 2 लाइनें हिंदी कर दी, हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अब बच्चे जो आ रहे हैं, वो उसमें परिपूर्ण है। ठीक है, वो अपनी प्रतिभा को वहां पे दिखा रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है। तो हाँ, देखते हैं कि मैक्सिमम स्कोर इस बार क्या रहा। थोड़ा चौंकाने वाला था, और बेसिकली थोड़ा सा चौंकाने वाला था, क्योंकि इतने हाई कट ऑफ नहीं थी। मेरा जो मानना था कि वो 58 तक का था, कि 58 तक जाएगी। 58, 59, 58 तक इतना ही था, लेकिन फाइनल वही होता है। पहले क्या प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, वो करना बहुत बेकार चीज है। आपने मेंस दे दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, अब आपका काम खत्म हुआ। ठीक है। आपको नहीं देखना कट ऑफ कितना गया है। अब आप जो आगे आने वाले एग्जाम, आप उनकी तैयारी कीजिए। ठीक है। एक एग्जाम देने वाले बच्चे की मेंटेलिटी यही होनी चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है, हम दूसरे एग्जाम पे फोकस कर पाते हैं जो आगे आने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कारण होते हैं कि हमारा इसमें भी नहीं हुआ, हमने इसका भी टाइम बर्बाद किया, फिर आगे आने वाले एग्जाम में भी हमारा वो टाइम, वो इसके कट ऑफ और इन मतलब कैलकुलेशन में और इस रिजल्ट आने के इंतजार में खराब हो जाता है। ठीक है। तो वो चीजें हमें कम से कम अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताऊं कि इसमें क्या रहा। राजभाषा अधिकारी स्केल 1 का जो मैक्सिमम स्कोर है, वो था 79.47। ठीक है। लर्नर्स फेलो ग्रुप में रोहन सर जो ग्रुप चलाते हैं, उसमें एक भाई थे, उनके इतने ही नंबर थे। ठीक है। उनका नाम आई थिंक, मैं उनका नाम मिस्टर जायसवाल के इतना आई थिंक, हाँ मिस्टर जायसवाल नाम था उनका। ठीक है। तो ये उनका स्कोर था। ठीक है। ठीक है, ये आई थिंक मैक्सिमम स्कोर AIR1 उन्हीं का है, 79.47। और EWS का था मैक्सिमम स्कोर 69.47। यानी कि कम से कम 10 नंबर का फर्क है EWS और UR में। और OBC के में देखें तो पूरा 10 नंबर का फर्क है। ठीक है। इसमें देखिए कितना फर्क है, लगभग 20 नंबर का फर्क दिख रहा है SC और इसके, UR में और मैक्सिमम स्कोर में, UR और SC में। SC तो चलो अलग कैटेगरी है, इसमें तो कम कैंडिडेट होते हैं, तो जाते भी बहुत कम है। तो ये हमने बात कर ली। हम जाते हैं अब मिनिमम, यानी कि कट ऑफ, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें कट ऑफ कब देखनी चाहिए और कब नहीं देखनी चाहिए। मैं यह कभी नहीं कहता हूं कि हमें कट ऑफ देखनी ही नहीं चाहिए। कट ऑफ हमारे काम की ही नहीं है, ये भी स्ट्रेटजी का हमारा हिस्सा होता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कितनी गई है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैं बताऊंगा आप अपने को कट ऑफ कब देखनी चाहिए, कब नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। राजभाषा अधिकारी स्केल 1, UR की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अनारक्षित जो वर्ग है, उसकी ये कट ऑफ है 61 नंबर गई है। और जिस व्यक्ति के 61 नंबर थे और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 1998 थी, ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ है, लास्ट जो है कैंडिडेट। और EWS की है, वो है 60.87। ठीक है। और जो कैंडिडेट थे, उनकी जो जन्म तिथि है, वो है 2 तारीख। ठीक है, छठा महीना 2003। ठीक है, जून।
और ओबीसी के थे उनकी भी 61 है, यानी कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा फाइनल में। ठीक है, ओबीसी और यूआर में इसमें इसमें डिफरेंस है। इसमें कम से कम 2.25 नंबर का डिफरेंस बैठ रहा है, 2.25 से ज्यादा ही है। 61 जो ईडब्ल्यूएस और यूआर में। एसटी की 49 नंबर थी केवल। ठीक है, एसटी की देखिए 49 नंबर थी। और जो व्यक्ति था उनकी जो तारीख थी वो 5 अक्टूबर 1995 थी। ठीक है, जिनका अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ है। एससी की थी 54.93। ठीक है, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो है 16 मई 1996। ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें जो दिव्यांगजनों की जो कैटेगरी होती है उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना है। ये देखिए जो, एक मिनट, एनोटेशन का, हाँ, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, यानी इसके और वैकेंसी नहीं थी, यानी मतलब नॉट मेंशन है वैकेंसी। ये यूआर की 61 थी। ठीक है, यूआर की 61 दिखा रहा है इधर ये। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस की 60.87, ओबीसी की 61, और एसटी की 49, और एससी की 54.93। ठीक है दोस्तों, ये था इनका कट ऑफ का दायरा। अ, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका वही है, अब उनको कॉल आएगा। उनके के अपने जो बैंक आपको मिला है उस बैंक की वेबसाइट पर एक लिस्ट आती है। आपको बैंक की वेबसाइट विजिट करते रहना है। उस बैंक की तरफ से आपको ईमेल भी आएगा, कॉल भी आएगा कि आपका इस समय आपका डीवी है, और आपकी ट्रेनिंग भी साथ हो सकती है, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो कई बैंक है जो प्रशिक्षण पहले देते हैं, कई बैंक है कि कुछ 1-2 महीने रुक के प्रशिक्षण देते हैं, कई बैंक है कि जो प्रशिक्षण कई बार नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें पोस्टिंग होता है आगे। एक पोस्टिंग पे आगे क्या होगा मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।